अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में खुशामदीद। आज का लेक्चर जो है हमारा फ़ोकस करेगा सी प्लस प्लस के कुछ एडवांस फीचर्स की तरफ, जो हमें आगे भी इंशाल्लाह ताला बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं कोर्स में। और वैसे भी इंशाल्लाह ताला जो कोई सी प्लस प्लस को अपना करियर बनाना चाह रहा है और उसमें कोडिंग करना चाह रहा है, तो बहुत वैल्यूएबल हो जाएगा उसके लिए इंशाल्लाह ताला। इसमें बेसिकली हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक तो सी प्लस प्लस कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, कॉन्स्टेंट्स हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ कॉन्स्टेंट्स में एक नई चीज़ आपको बतानी मकसूद है इसलिए। और दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा कॉलिंग अ मेथड मीन्स मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। और तीसरा ये होगा कि ब्रेकिंग द इनकैप्सुलेशन यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो ये 3 टॉपिक्स हैं एडवांस। तो हम इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें पता है आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन आपको एक इनिशियल टच हम ज़रूर दे देंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाए और थोड़ा-सा फ्लेवर मिल जाए कि ये टूल्स भी, ये फीचर्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास सी प्लस प्लस में। तो ये सारे प्रोग्राम जो हैं, यहाँ पर मैं एक्चुअली कोड नहीं करूँगा वक़्त की किल्लत की बाइस। मैं इनको आपको ये फ़ाइल भी दे दूँगा और यहाँ पूरी वर्किंग आपको उसकी एक्सप्लेन कर दूँगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है? अच्छा, तो आ जाते हैं हम अपने लेक्चर के पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज सी प्लस प्लस कॉन्स्टेंट्स। देखो, हमें हम एक तो बनाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मेमोरी में वो प्लेस होल्डर्स हैं जिनके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और जिस तरह आप अपने घर में किसी बॉक्स के अंदर बॉल रख दिया, फिर बॉल हटा के कोई और टॉय रख दिया, कोई और चीज़ रख दी, इसी तरह आप मेमोरी लोकेशंस के अंदर मुख्तलिफ तरह का डाटा चेंज करते रहते हैं। जैसे आपने एक कंटेनर बनाया और उसके अंदर आपने पहले 4 सेव किया, फिर आपने कहा नहीं, अब मुझे उसमें 6 सेव करने की ज़रूरत है या अब 7 सेव करने की ज़रूरत है। तो चूँकि उस कंटेनर की वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती है एट टाइम्स, ठीक है? असाइनमेंट के ज़रिए या अपडेट के ज़रिए, तो हम उसको वेरिएबल कह रहे होते हैं। एक बाज़ दफ़ा हमें एक ऐसी वैल्यू सेव करनी होती है जिसको हम चेंज नहीं करना चाह रहे, या ऐसी वैल्यू जो कि अनचेंजेबल है। जैसे पाई की वैल्यू है 3.14159, ये अप्रोक्सीमेशन है उसके लिए। तो ये है उसकी वैल्यू। तो अब इसको चेंज तो नहीं कर सकते, तो इसको वेरिएबल में क्यों सेव करना? अच्छा, रीज़न क्या है कि इसको वेरिएबल में सेव नहीं करना चाहिए? कि वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है, तो एक्सीडेंटली आप इस वेरिएबल की अगर वैल्यू चेंज कर देंगे, तो आपके पूरे प्रोग्राम का लॉजिक डिस्टर्ब हो सकता है। तो एक्सीडेंटल चेंजेस से बचाने के लिए, ये गलती से भी गलती ना हो, आप कहते हैं हम इसको कांस्टेंट के तौर पे डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता हमसे गलती से अगर ये चेंज हो सके या चेंज हो जाए, या कोई हमारा प्रोग्रामर अपने हमारे प्रोजेक्ट की इस फाइल में कोई इसको गलती से चेंज करने की कोशिश करे, तो ना कर पाए और हमारे पूरे प्रोग्राम की इंटीग्रिटी खराब ना हो। ठीक है? अब ये काम हम कई तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हैश डिफाइन मैक्रो, ये आपने पढ़ा हुआ है। हैश डिफाइन एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और वो करता क्या है कि जो भी वैल्यू आपने एज़ अ कांस्टेंट डिफाइन की है आपके पूरे प्रोग्राम में, उसको चेंज कर देता है। तो ये आपने पढ़ा भी हुआ, और इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, आपको पता है आईओस्ट्रीम किस लिए इस्तेमाल होता है। फिर आपने कहा हम 2 कांस्टेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं, इनमें एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है पाई और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है ग्रीटिंग्स के नाम से। अच्छा, ये हमारे पास कन्वेंशन होता है। ये कन्वेंशन है, अगेन मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि ये कन्वेंशन है कि हम कैपिटल लेटर्स इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, हमारे कांस्टेंट्स के लिए। ठीक है? तो यूजिंग कैपिटल आइडेंटिफायर्स इज अ कन्वेंशन। इट्स नॉट अ रूल, इट्स अ कन्वेंशन। ठीक है? तो ये काम हमने कर लिया। फिर हमने कहा जी इंट मेन। अब अच्छा, भी होता क्या है? हैश डिफाइन पाई का मतलब है कि आपके प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पाई होगा, तो वहाँ वहाँ उस पाई की जगह जब प्री प्रोसेसिंग होगी, यानी कंपाइलेशन से भी पहले प्री कंपाइलेशन स्टेप में, तो वो इसको चेंज कर देगा। तो एक्चुअली ये कोई मेमोरी में जगह घेरता नहीं है। इस तरह जहाँ जहाँ भी ग्रीटिंग्स लिखा हुआ है, वो आपके प्रोग्राम को चेंज कर देगा इस तरीके से।
और आप जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको जो भी डिजायर्ड आउटपुट है मिल जाएगा। ये कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ है, मेमोरी लोकेशन क्रिएट नहीं हुई है, बल्कि आपका प्रोग्राम जो आपने लिखा था पी आई या ग्रीटिंग्स, उसने उसको चेंज कर दिया इनसे, इन कांस्टेंट से, और फिर प्रोग्राम को उसने कंपाइल किया है। तो कंपाइलेशन से पहले ही आपका प्रोग्राम का एक और वर्जन आ चुका था, प्री प्रोसेस्ड वर्जन। ठीक है, दैट्स इट। तो बड़ा सिंपल सा है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, कोई मेमोरी लोकेशन इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर हम स्पेशली मैक्रोस को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें और भी ऑपरेशंस हैं, हम इसमें छोटे मोटे फंक्शंस भी बना सकते हैं, और भी इसके कई इस्तेमालात हैं, जिसको भी हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम इसको सिर्फ कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करने के लिहाज से कर रहे थे। अच्छा, यहाँ ये तो इसका फायदे हो गए, सिंप्लिसिटी। ठीक है, दूसरी चीज है कि इसमें टाइप सेफ्टी नहीं है, यानी पाई जस्ट मीन्स अ नंबर, whether that is integer or whatever it is, and greeting just means this string। तो इसमें हम ये नहीं कह रहे होते कि पाई एक इंटीजर कांस्टेंट, भाई पाई मींस दिस, ये सिंपली रिप्लेस होगा। ठीक है, तो कोई टाइप चेकिंग नहीं है कि अगर आपने पाई की वैल्यू गलत डिफाइन कर दी है तो ये आपको कोई एरर मरर दे, उस पर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और इसी वजह से अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपके किसी लॉजिकल मिस्टेक की वजह से आए हैं, तो ये उनको पकड़ता भी नहीं है। ठीक हो गया। एक दूसरा तरीका जहां आप उनकी टाइप को भी मद्देनजर रखते हैं कि आप उनको कोई गलत वैल्यू ना दे दें, इंटीजर को इंटीजर वैल्यू दें, डबल को डबल वैल्यू दें, तो उसका तरीका ये है, जो कि एक्चुअली सी प्लस प्लस का स्टाइल है। ये जो हमने बड़े हैश डिफाइन के जरिए ये काम करना, दिस इज एक्चुअली द ओल्ड fashioned C style to declare constants। लेकिन सी प्लस प्लस का जो अपना स्टाइल है वो ये है कि आप बनाए वेरिएबल ही नॉर्मल मेथड की तरह, जिस तरह से आप उसको बनाते हैं, लेकिन उससे पहले कॉन्स्ट लिख दें। जस्ट ऐड कॉन्स्ट कीवर्ड बिफोर डिक्लेरेशन, बस इतनी सी बात है। अब इससे होगा ये कि आप दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक चीज ये है कि इसको इनिशियलाइज करना जरूरी होगा, मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एट डिक्लेरेशन टाइम, क्योंकि आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, तो इज इक्वल टू से इसको चेंज नहीं कर सकते। तो बहरहाल एट द एंड आउटपुट दोनों का सेम होगा, एंड दैट इज सो सिंपल। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। दूसरी जो हमारी स्कीम हो सकती है या स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप स्ट्रिंग्स की एरे बना लें। अच्छा, ये एक्चुअली हमने बात तो स्ट्रिंग्स की है, लेकिन हमने टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट है रेड ग्रीन ब्लू येलो, हम इनको किसी स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग एरे के अंदर सेव कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमने कांस्टेंट सी को सेव करना था, हमने उसके लिए इस्तेमाल वेरिएबल किया है। अगर हम चाहते हैं हम इसको दोबारा से चेंज ना करें, तो आप इससे पहले कॉन्स्ट लगा लें। तो दैट इज एक्चुअली द सेकंड वे। तो ये सेकंड वे ही को समझे हम एक तरह से डिस्कस कर रहे हैं। वेरी सिंपल मेथड, आप एरे के जरिए जिस तरह एक्सेस करते हैं, आपको पता है कि स्ट्रिंग्स कलर मींस कि आपने एक स्ट्रिंग डाटा टाइप की एरे बनाई है जिसका नाम कलर है, जिसके अंदर रेड ग्रीन ब्लू येलो 4 स्ट्रिंग्स हैं। रेड वाले का इंडेक्स 0 होगा, ग्रीन वाले का इंडेक्स 1 होगा, ब्लू वाले का इंडेक्स 2 होगा, ये, और येलो वाले का इंडेक्स 3 होगा। और चूंकि इंडेक्स आपका 0 से 3 तक है, तो आप एक लूप चलाएंगे 0 टू लेस देन 4, क्योंकि 4 से कम ही है आपके पास, और आप हर दफा उसको प्रिंट कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। दिस इज आई इज हेयर इज इंडेक्स। जैसे हम किसी भी एरे को प्रिंट करते हैं और बस एरे प्रिंट हो जाएगी, मतलब ये कांस्टेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, रेड ग्रीन ब्लू येलो, दैट्स इट, सिंपल। ठीक है। अच्छा, इसका भी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फायदा इसका क्या है? इजी टू मॉडिफाई, स्ट्रिंग्स को डायनामिकली चेंज किया जा सकता है अनलेस वो कॉन्स्ट के तौर पे डिक्लेयर हो। अगर कॉन्स्ट हो तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और चूंकि इंडेक्स बेस्ड एड्रेसिंग है, तो आप किसी भी वक्त किसी का इंडेक्स भी प्रिंट कर सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू भी प्रिंट नहीं। अगर हम कलर्स आई के बजाय सिर्फ आई प्रिंट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं,
तो इसका मतलब आप इंडेक्स भी प्रिंट कर सकते हैं और वैल्यू एट सम स्पेसिफिक इंडेक्स भी प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे हम इसको करते आए हैं। तो रीडेबल है, मोर मैनेजेबल है, इंडेक्स बेस्ड एक्सेस है, बहुत सिंपल है, लेकिन ऑफ कोर्स मेमोरी कंज्यूम होती है, एरे है, अच्छी खासी मेमोरी लगती है। ठीक है, और कोई रन टाइम सेफ्टी भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे, अगर आप मिसाल के तौर पे लिखोगे कि सी आउट कलर्स और लोकेशन दे दोगे 4, इंडेक्स दे दोगे 4, अब 4 तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, ये तो 0 से 3 तक है, तो होगा क्या कि आपका प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं इसके साथ। ठीक है, बहरहाल एक तीसरा हल है हमारे पास। ये वो टॉपिक असल में जहां तक हम आना चाह रहे थे, बाकी एरेज तो आपने पढ़े हैं, आपने हैश डिफाइन भी पढ़ा है, दैट इज एनुमरेशंस। एनुमरेशंस हमारे पास क्या होते हैं कि आप कुछ कांस्टेंट्स को डिफाइन करते हो एज इंटीजर्स। जैसे आपने अपने प्रोग्राम में कुछ कलर्स इस्तेमाल करने हैं, तो आपने कहा कि चूंकि मुझे कलर्स इस्तेमाल करने हैं, तो उसका एक तरीका तो ये है कि मैं कलर्स नाम की एक एरे बना लूं, जिस तरह मैंने यहाँ बना सकती थी, रेड ग्रीन ब्लू येलो। दूसरा तरीका है कि मैं हैश डिफाइन करके लिख दूं कि हैश डिफाइन रेड मीन्स कलर नंबर 0, ग्रीन मीन्स कलर नंबर 1, ब्लू मीन्स कलर नंबर 3, येलो मीन्स कलर नंबर 4, या इस तरह से। तो हर एक को हैश डिफाइन के जरिए कर सकते हैं। एरेज में ये काम इंडेक्स के जरिए हो जाता है। ठीक है, तो उसका तरीका ये होगा कि आप एक नई डेटा टाइप बना रहा, तो इनम के जरिए एक एक्चुअली आप यू आर क्रिएटिंग न्यू डेटा टाइप। आप एक नई डेटा टाइप बना रहे हो जिसमें आप टोटल रेंज बता देते हो कि आई एम क्रिएटिंग इनम, आई एम क्रिएटिंग अ डेटा टाइप नेम्ड कलर्स, कलर्स इज द डेटा टाइप, और आप कह रहे हो कि उसकी टोटल रेंज होगी फ्रॉम 0 to 4, सॉरी 0 to 3। एक्चुअली जो सेव हो रही है वो चीज है नंबर्स 0 to 3, बिकॉज दिस इज एन इंटीजर। 0 to 3 आर इंटीजर्स, और ये इंटीजर कांस्टेंट्स ही सेव कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन पे इंटीजर कांस्टेंट्स, इस जगह पे आप देखिए। लेकिन हर इंटीजर को आप एक नाम दे सकते हैं, दैट इज द न्यू थिंग। हर इंटीजर को आप जैसे हैश डिफाइन में आप नाम दे सकते हैं, जैसे पाई 3.14 को आपने पाई का नाम दे दिया, तो आप कह रहे हैं कि नाउ 0 will mean red will mean 0, green will mean 1, blue will mean 2 and yellow will mean 3, दैट्स इट। तो बहुत आसान काम हो गया अब हमारे लिए। ठीक है, यानी मल्टीपल हैश डिफाइन के बजाय आप एक ही लाइन के अंदर सारा काम कर सकते हो। अब आपने मेन फंक्शन में लिखा कि भाई मुझे कलर्स डेटा टाइप का एक वेरिएबल चाहिए, माई कलर, और उसकी वैल्यू होगी ग्रीन। ठीक है, एंड ग्रीन विल मीन 1। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली इनके पास इनके बैक पे इंटीजर्स हैं, आपने इंटीजर को नेम कर दिया है, तो इंटीजर को एक नाम देना कोई बुरी बात नहीं है, वो हम हैश डिफाइन के जरिए भी दे सकते थे और इनम के जरिए भी दे सकते थे। ठीक है, फिर आप अगर देखना चाहो क्या वाकई ग्रीन प्रिंट होता है कि 1 प्रिंट होता है, तो जस्ट सी आउट इट, selected color value is my color and my color means green, so and the value for green is 1, तो ये आउटपुट आपको 1 दे देगा, दैट्स इट, सिंपल। और ये एक बड़ा आसान काम हो सकता है। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप तरतीब चेक कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास एक खास लिस्ट, जैसे मंडे ट्यूसडे, जैसे रेड ग्रीन ब्लू में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन वीक डेज में ऑर्डर मैटर करता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो अगर आप कहो कि भाई इफ 0 या एक यूजर ने इनपुट किया अपना दिन 1 2 3 के तौर पे, और दूसरे यूजर ने अपना दिन इनपुट किया, तो उनमें से कौन किसने पहले एंटर किया किसने बाद में, यानी किसने मंडे एंटर किया किसने ट्यूसडे, तो उसको हम सिंपल कंपैरिजन के जरिए चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो 0 1 का कंपैरिजन है, तो इंटीजर कंपैरिजन है, दैट विल बिकम सिंपल। ठीक है, तो इसमें एक तो ये है कि टाइप सेफ्टी है, क्योंकि इंटीजर कांस्टेंट्स है, पता है कि इंटीजर ही होगा, दैट्स इट, और कोई चीज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और ये सिर्फ यही 0 से 3 तक वैल्यूज इस्तेमाल हो सकती है, जिनके नाम अब रेड ग्रीन ब्लू और येलो हैं। ठीक है, और ये ज्यादा रीडेबल भी हैं, क्योंकि 0 1 2 3 बंदे को याद नहीं रहता, रेड ग्रीन ब्लू याद रह सकता है। इस तरह 0 to 6 याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर 0 to 6 का नाम हमने मंडे ट्यूसडे रख दिया,
तो वो बहुत सिंपल हो जाएगा इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, लिमिटेशन इसकी है कि सिर्फ इंटीजर पे काम करता है, तो इंटीजर के अलावा स्ट्रिंग्स वगैरह पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आपको इस्तेमाल करना, अगर आपको एक्चुअली 0 1 के बजाय रेड ग्रीन ब्लू येलो इस्तेमाल करना है, तो आपको इनकी मैपिंग करनी पड़ेगी। अब ये मैपिंग हम कई तरीकों से कर सकते हैं। उसमें एक तरीका स्विच स्टेटमेंट का है, एक तरीका हमारे पास मैप का है, एक अनऑर्डर्ड मैप का है। अनऑर्डर्ड मैप उस वक्त जैसे रेड ग्रीन ब्लू येलो, और ऑर्डर्ड मैप का मतलब जैसा कि मंडे टू संडे, ये एक ऑर्डर के अंदर आते हैं दिन, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों की एक एक मिसाल दे देता हूँ, एक ऑर्डर्ड की और एक स्विच की। देखिए सेम वही प्रोग्राम है। हमने कहा कि हम एक नई डेटा टाइप बना रहे हैं, इनम कलर रेड ग्रीन ब्लू। तो आपको पता है कि बैक एंड पे रेड के लिए 0 है, ग्रीन के लिए 1 है और ब्लू के लिए 2 है। और जो भी यूजर कलर देगा, आपने उसका क्या प्रिंट करना है, कलर, यानी आपने एक्चुअली उसका स्ट्रिंग प्रिंट करना है, ठीक है। तो आपने एक नया वेरिएबल बनाया, कलर डाटा टाइप का माई कलर इज इक्वल टू ग्रीन, एंड बाय ग्रीन वी मीन 1, ठीक है, ये ज़हन में रहे। और फिर आप कह रहे हैं नाउ इट के सी आउट कलर। अब आप 1 नहीं, अगर आप सिर्फ प्रिंट करोगे ना माई कलर, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो नहीं, 1 ना प्रिंट हो, 1 के पीछे जो मैपिंग है ग्रीन की, वो स्ट्रिंग प्रिंट हो। तो आपने एक अलग से फंक्शन बनाया हुआ है कलर टू स्ट्रिंग। तो कलर टू स्ट्रिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसको कोई कलर, जैसे कि ग्रीन वगैरह, इस वक्त हम उसको दे रहे हैं, और वो उस पे स्विच लगा के अगर वो कलर रेड है तो रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग रेड, और अगर ग्रीन है तो रिटर्न कर देगा ग्रीन स्ट्रिंग में, अगर ब्लू है तो ब्लू, अगर कोई भी नहीं तो कहेगा अननोन। तो अब अगर आप कुछ प्रिंट करने की कोशिश करेंगे कलर टू स्ट्रिंग फंक्शन के जरिए, तो उस कलर का जो भी डिस्क्रिप्शन होगी स्ट्रिंग में वो रिटर्न हो जाएगी और वही प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा इसमें आपको कोड करना पड़ेगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड एंटिटी मौजूद है मैप के नाम से। उसके लिए आपको हैश इंक्लूड मैप हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। और ये सारे काम आप इतने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में, जहां आपने ये जो ब्रैकेट्स हैं वो लिखा, और केस, और फिर एट द एंड कोलन्स मोलन्स, ये इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट्स इस्तेमाल कर देनी है। बाकी प्रोग्राम बिल्कुल सेम है जो पहले वाला प्रोग्राम है। फ़र्क सिर्फ ये है कि स्विच की जगह ये 4 स्टेटमेंट्स जो हैं, ये स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 और 4, ये वाली इस्तेमाल हो रही है। तो पहला क्या है, आप एक एंट्री बना रहे हो कलर और स्ट्रिंग की। आप कहते हो कि हम मैपिंग कर रहे हैं कलर को किसी स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, और हम उसका नाम दे रहे हैं कलर मैप, कलर मैप। और इसके अंदर क्या होगा, 2 कॉलम बनेंगे, एक बनेगा कलर और दूसरा कॉलम बनेगा स्ट्रिंग, ठीक है। ये बैकएंड की आपको वर्किंग बता रहा हूँ। तो ये आपने बता दिया कि मैप होगा जिसमें 2 डेटा टाइप्स को हम आपस में मैप करेंगे। पहली डेटा टाइप होगी कलर, दूसरी होगी स्ट्रिंग, और नाम इसका होगा कलर मैप, ठीक है। और एंगल ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे। फिर आप बता रहे हो कि कलर मैप ये जो बना है हमारे पास, इसमें किस कलर को किस स्ट्रिंग से एसोसिएट करना है। तो आपने कहा जी रेड अगर यूजर लिखता है, और बाय रेड यू मीन 0, ग्रीन 1 और ब्लू 2, क्योंकि आपने इसी तरतीब से लिखा है। तो रेड, और इन अदर वर्ड्स 0 will be mapped to a string red, ठीक है। इसी तरह अगली लाइन में आप कह रहे हैं कि ग्रीन which means 1, it will be mapped to a string green, or blue, or in other words 2, it will be mapped to a string blue। अब होगा क्या कि जब भी आप कलर मैप में पहला कॉलम देंगे, वो दूसरा वाला आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आप प्रिंट करना चाहोगे कलर मैप फॉर ग्रीन, क्योंकि माई कलर में ग्रीन सेव है, तो वो क्या करेगा, ग्रीन के सामने जो एंट्री है,
whatever that entry is उसको प्रिंट कर देगा। तो ये काम भी हो सकता है और ये काम बिल्कुल ऐसा है जैसा कि हमने यहाँ पे स्विच केस में किया था, ठीक है। और ये काम अब हम किसके जरिए कर रहे हैं, मैपिंग के जरिए कर रहे हैं। तो इट्स लाइक अ डिक्शनरी जिसमें हमारे पास लेबल्स और फिर उनकी वैल्यूज होती हैं, लेकिन डिक्शनरीज को हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर हमें मौके मिला। एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप इस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज जस्ट टू सिंपल, ठीक है। तो कंपैरिजन क्या है हमारे पास? कंपैरिजन ये है कि हमारे पास हैश डिफाइन, स्ट्रिंग एरे और इनम में टाइप सेफ्टी हैश डिफाइन में बिल्कुल नहीं है, स्ट्रिंग्स में है, इनम में भी है काफी हद तक, ठीक है। रीडेबिलिटी हैश डिफाइन में उतनी अच्छी नहीं होती, जबकि स्ट्रिंग्स या इनम में रीडेबिलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। मेमोरी यूजेज हैश डिफाइन में होता ही नहीं है, इनम में भी बहुत लो है, और स्ट्रिंग में तो ऑफ कोर्स होगा ही, क्योंकि वो एक प्रॉपर वेरिएबल बनता है और उसकी स्पेस जो है वो लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग सपोर्ट हैश डिफाइन में भी है, स्ट्रिंग्स में तो ऑफ कोर्स है ही है, वो तो है ही स्ट्रिंग्स, लेकिन अब इन्यूमरेटर्स में हमारे पास सिर्फ इंटीजर है, स्ट्रिंग्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि रीडेबिलिटी हैश डिफाइन की पोर है, तो इसकी डिबगिंग, इसको डिबग करना भी मुश्किल है, और स्ट्रिंग को और इनम को डिबग करना भी आसान है। तो दैट वाज अवर टॉपिक। तो ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। हमने ये देखा कि इनोमिनेटर क्या होता है, और देखो कितना आसान सा सिंटैक्स है। आपने इनम लिखना है, अपनी नई डेटा टाइप का नाम लिखना है, और जीरो से आगे जो भी वैल्यूज आप देना चाहें, आप उसको ब्रैकेट के अंदर उस सबको कॉमा के जरिए लिख दें। दैट विल बिकम मल्टीपल हैश डिफाइंस। तो दैट्स इट, ठीक है। बहुत बहुत सिंपल सी बात होगी हमारे पास, ठीक है। और फिर बाद में हमने कहा कि अगर आप उसकी मैपिंग करना चाहते हो किसी स्ट्रिंग से, तो आप उसके लिए या तो फंक्शन बना लो जिसमें के अंदर आप इस्तेमाल कर लो स्विच केस, या आप टाइप ऑफ डिक्शनरी मैपिंग कर लो कि जी इस वर्ड का ये मतलब है, इस वर्ड का ये मतलब है। तो जब ये वर्ड आ जाए सामने और कहा जाए कि डिक्शनरी में इसके सामने की एंट्री क्या है, तो आप बता दो जी ये एंट्री है, और वही प्रिंट हो जाएगी। इन दिस केस कलर बोल के स्ट्रिंग को रिटर्न करवाया जाएगा, इन अदर वर्ड्स, ठीक हो गया। अब अगली बात, अगला टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है? कॉलिंग अ मेथड मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। देखो अभी तक हमने ये पढ़ा कि आप कोई क्लास बनाते हो, ठीक है। आपने क्लास बनाई, क्लास एग्जाम्पल, ठीक है, और उसके अंदर कुछ भी आपने लिखा, जो भी डेटा टाइप्स थे, और आपने बंद कर दिया। अब अगर इस क्लास के किसी मेथड को, जैसे इस क्लास में मिसाल के तौर पे फंक्शन 1 था, ठीक है, सपोज आप इसको कॉल करना चाहो, तो आप बगैर ऑब्जेक्ट बनाए इसको कॉल नहीं कर सकते। आपको पहले एग्जाम्पल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और फिर आप उस फंक्शन को कॉल करोगे। सो दैट इज द फॉर्मल मेथड, ठीक है। In C++, methods of a class, methods mean member functions, are typically called using an object। even object के जरिए फंक्शन 1 को कॉल किया। लेकिन हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स ऐसी हैं कि हम ऑब्जेक्ट बनाए बगैर, ऑब्जेक्ट बनाए बगैर किसी खास फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं हमें ये देखना है, ठीक है। इनमें एक है जी स्टैटिक मेथड। देखिए आपको याद होगा, हम जब अपना मेमोरी मैपिंग पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि सबसे नीचे जो जगह होती है जो मेमोरी ब्लॉक के अंदर, दैट इज फॉर कोड सेगमेंट या कोड फ्रेगमेंट। उसके ऊपर जो जगह होती है वो स्टैटिक डाटा के लिए होती है। अब वो स्टैटिक डाटा हमारे पास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और हमारे पास फंक्शंस भी हो सकते हैं, और ये एक्चुअली एक ही दफा बनते हैं। और हमने कहा था कि जो स्टैटिक डाटा होता है वो पूरी क्लास के लिए एक ही होता है, उसका ऑब्जेक्ट से ताल्लुक नहीं होता है। तो अगर हम एक ऐसा मेथड बना लें जिसका ऑब्जेक्ट से ताल्लुक ना हो, बल्कि जिसका क्लास से ताल्लुक हो, जो ऑब्जेक्ट्स के बजाय क्लास का मेथड हो, तो इसका मतलब उसको क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट बनाए बगैर सिर्फ क्लास के नाम से भी कॉल किया जा सकता है। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, ठीक है। तो आप करते क्या हो, आपने एक क्लास बनाई मैथ्स मिसाल के तौर पे, उसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया, लेकिन उस फंक्शन को आपने एज अ स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन का मतलब ये है कि ये इस क्लास मैथ्स का फंक्शन है, ये इस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए भी ऑफ कोर्स काम करेगा,
लेकिन इसका इन्हिसार ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं भी होगी तो ये एग्जिस्ट करेगा मेमोरी में। जब ये मेमोरी में एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब इसको कॉल भी किया जा सकता है। अब कॉल कैसे करेंगे इसको? कॉल करने के लिए आपको सिर्फ इसका स्कोप रिजॉल्व करना है। क्लास के अंदर फंक्शन लिखा स्क्वायर, जो एक वैल्यू लेता है, एक इंटीजर वैल्यू, और उसको स्क्वायर करके रिटर्न कर देता है, दैट्स इट। लेकिन आपने उससे पहले लिख लिया कि ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, दैट्स इट। अब आपने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर लिखा स्क्वायर ऑफ 5। आपने स्क्वायर ऑफ 5 फंक्शन कॉल भी किया, लेकिन उससे पहले उसका स्कोप रिजॉल्व किया कि भाई मैं मैथ्स क्लास का स्क्वायर फंक्शन कॉल कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट आपने मैथ क्लास की क्रिएट नहीं की है, सो यू डोंट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली इस्तेमाल हो गया क्लास के नाम के साथ, दिस इज द क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नाम नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, नॉन स्टैटिक मेंबर्स भी मेमोरी में बने ही नहीं है। जब बने ही नहीं है तो आप उसको एक्सेस करके प्रिंट कैसे करोगे? ठीक है, आप नहीं कर सकते हो, लॉजिकल सी बात है। अगर आपने मेमोरी मैपिंग अच्छे तरीके से पहले समझी है पीएफ के अंदर तो ठीक है। आप एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम ये काम करने की कोशिश करेंगे और हमारे पास एरर्स आएंगे। सिंपल सा प्रोग्राम है। आपने कहा जी क्लास डेमो, और इसके अंदर आपने एक नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बनाया नम। अब देखिए आपकी जो क्लास बनेगी मेमोरी के अंदर, मेमोरी के अंदर हम एक मेमोरी मैप यहाँ पे बना लेते हैं कि ये आपकी क्लास है। ठीक है, ये आपकी क्लास है, और हमारा बॉक्स ही खत्म हो गया। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं, बॉक्स के बगैर ही हम लिख देते हैं। ये आपकी क्लास है, और इस क्लास के अंदर आपने कहा कि एक वेरिएबल है नम, लेकिन ये नॉन स्टैटिक है, मतलब जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगी ये मेमोरी में जगह भी नहीं गिरेगा। ठीक है, इसलिए इसके अंदर अभी गार्बेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे। फिर आपने एक और वेरिएबल बनाया स्टैटिक var। ये हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल का मतलब ये है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है, स्टैटिक है, इसको ये इनिशियलाइज होगा। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल का रूल ये है कि अगर आप इसको इनिशियलाइज करते हो तो ये इनिशियलाइज हो जाता है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से इनिशियलाइज होता है। और स्टैटिक वेरिएबल जब क्लास के अंदर हम बनाते हैं तो हमने ये पढ़ा था बहुत पहले, तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते पहले पढ़ा था कि आपको उसको अलग इसकी डिक्लेरेशन और इसको डिफाइन अलग अलग तरीके से करना है। तो ये यहाँ पे डिक्लेयर हो गया है, लेकिन ये डिफाइन अलग से हो रहा है यहाँ पर, जहाँ इसको इनिशियलाइज किया रहता है। तो इसको इनिशियलाइज अलग से किया जाएगा। तो आप इसको 100 से इनिशियलाइज कर रहे हो, तो क्लास बनते सार ही ना इसमें 100 आ चुका है, नम में कुछ भी नहीं आया है। अब नम में कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आप एक बना रहे हो कंस्ट्रक्टर कि जैसे ही कोई वेरिएबल बने और वेरिएबल बनते के वक्त कोई वैल्यू दे तो वो वैल्यू इस नम को असाइन कर दीजिएगा, अभी नहीं है। ठीक है, और आपने फिर एक फंक्शन बनाया जो नॉन स्टैटिक फंक्शन है, उसका नाम है शो नम। ठीक है, नॉन स्टैटिक का मतलब ये है कि ये बनेगा तो सही, लेकिन कोड फ्रेगमेंट में, ये स्टैटिक वाले पार्ट में नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये भी तभी एक्सेसिबल होगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो तभी एक्सेसिबल होगा। बन जाएगा शो नम के नाम से, लेकिन ऑफ कोर्स जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा काम नहीं करेगा, याद रखना ये। और एक स्टैटिक फंक्शन बनाया शो स्टैटिक, ये फंक्शन काम करेगा, ये स्टैटिक है, ये काम करेगा, ये दोनों स्टैटिक चीजें हैं, ये काम करेंगी चाहे हमारे पास वेरिएबल ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट हुआ भी है या नहीं हुआ है। ठीक है, और ये क्या करने की कोशिश करेगा, सी आउट करेगा स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट कर देगा। लेकिन याद रखिएगा, अब देखिए, अब ये स्टेटमेंट अभी जो येलो वाली है उसको फिलहाल आप भूल जाए। मेन फंक्शन के अंदर हमने कहा कि डेमो D15, तो डेमो D15 का मतलब ये है कि D1 के नाम से एक वेरिएबल जो है ये बनेगा, वेरिएबल बनेगा D1 के नाम से, और इसके अंदर 5 से सेव हो जाएगा नम में। ठीक है,
और आप फिर अब क्या कर रहे हो, d1 डॉट शो नंबर, तो d1 के लिए आप शो नंबर फंक्शन कॉल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट है तो कॉल हो सकता है, ठीक है। और वो फंक्शन काम क्या करेगा, वो नम को प्रिंट करना चाहेगा तो स्क्रीन पे आपको 5 दिखेगा। फिर आप एक और काम कर रहे हो, आप कह रहे हो एक काम करते हैं कि मैंने जिस तरीके से सीखा कि स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को भी लास्ट में हमने कहा कॉल कर सकते हैं क्लास नेम के साथ, तो क्या इस फंक्शन को भी जो कि नॉन स्टैटिक है, शो नम फंक्शन ये वाला, क्या मैं इसको कॉल कर सकता हूं? तो आपने कहा जी करके देख लेते हैं, डेमो शो नम। लेकिन आपको एरर मिलेगा, एरर ये मिलेगा कि भाई देखें अभी यहाँ पे आप शो नम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाए बगैर। यहाँ शो नम फंक्शन कॉल किया था d1 ऑब्जेक्ट बनी हुई के रेफरेंस से, तो उसने 5 प्रिंट करना था। और अभी आप कह रहे हो कि नहीं, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दो d1 को, मुझे इस क्लास का शो नम फंक्शन प्रिंट कर दो, यानी उसको कॉल कर दो। तो क्लास में शो नम फंक्शन किस नम को प्रिंट करेगा, क्योंकि क्लास ने अपने तौर पे नम की कोई वैल्यू सेव नहीं की हुई है, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो इस वजह से आपको एरर देगा कि भाई नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्लास तो सिंपली एक मैप होता है, एक स्केच होता है, एक्चुअली कोई वैल्यू सेव नहीं करता है, सिर्फ क्लास के स्टैटिक मेंबर जो हैं वो सेव होते हैं क्लास के साथ। नॉन स्टैटिक मेंबर्स उस वक्त तक सेव नहीं होते, क्रिएट भी नहीं होते, समझे, जब तक मेमोरी में, सॉरी, जब तक आप उनकी ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाओ। हाँ, आप स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हो बगैर ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे हमने पहले किया था। तो अभी हम दोबारा से करेंगे, भाई इस डेमो क्लास का शो स्टैटिक फंक्शन कॉल कर दो, डेमो क्लास का शो स्टैटिक फंक्शन कॉल कर दो, ये कॉल हो सकता है। तो डेमो क्लास का शो स्टैटिक फंक्शन क्या करता है, स्टैटिक वेरिएबल प्रिंट करता है, तो 100 वो कॉल कर देगा। अच्छा, यहाँ एक और बात याद रखिएगा, क्योंकि अभी आपने डेमो क्लास के लिए शो स्टैटिक फंक्शन कॉल किया है, जो स्टैटिक फंक्शन है वो कॉल भी हो जाएगा, उसकी कॉलिंग में एरर नहीं होगा, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड नहीं हुआ। इसका मतलब कि मेमोरी में नॉन स्टैटिक वेरिएबल नम के नाम से कोई मौजूद नहीं है, और शो नम के नाम से भी कोई, ज़ाहिर है शो नम भी तो वही नम प्रिंट कर रहा है, नॉन स्टैटिक को आप कॉल नहीं कर सकते। तो अगर आप स्टैटिक फंक्शन में भी नॉन स्टैटिक को कॉल करना चाहोगे, शो नम को या नम को, तो आपको एरर देगा कि भाई एक्चुअली में वो अगर अगर किसी ऑब्जेक्ट से बाइंड नहीं है तो आप उसको कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट से बाइंड कर लो भाई इसे, अगर ऑब्जेक्ट से बाइंड नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, दैट्स इट। ये बड़ी पता की बात है, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको जानबूझ के कमेंट किया हुआ है कि आपका प्रोग्राम सही चलेगा अगर ये आप कमेंट करोगे। अगर आप ये कमेंट हटा दोगे शुरू वाला, तो ये आपको एरर देगा क्योंकि नॉन स्टैटिक फंक्शन को आप कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल कर रहा है, जो कि अलाउ नहीं है, ये हमने पहले बात कर ली, ठीक हो गया। ये एक मेथड था। दूसरा मेथड कि जिसमें आप अलग से कोई ऑब्जेक्ट बनाए बगैर, जिसको आप कोई नाम दे सको, अननेम्ड ऑब्जेक्ट बनाओगे, टेम्पोरेरी ऑब्जेक्ट बनाओगे, और आप उसको किसी फंक्शन को कॉल कर दोगे। और याद रखिएगा ये टेम्पोरेरी ऑब्जेक्ट है, ये उसी लाइन के बाद खत्म हो जाएगा। ये ये टेम्पोरेरी ऑब्जेक्ट लोकल ऑब्जेक्ट की तरह भी नहीं है, ये लोकल से भी बड़े कम दर्जे का इसका स्कोप होता है। इसका स्कोप सिर्फ वो लाइन है जिसके अंदर इसको कॉल किया गया है। ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, स्कोप की हमने दो किस्में पढ़ी थी, ग्लोबल और लोकल। ग्लोबल का मतलब है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम कोई वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। और लोकल का मतलब है कि उस ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो फंक्शन है या चाहे जो भी है। लेकिन ये टेम्पोरेरी ऑब्जेक्ट ऐसा होता है कि सॉरी, उस एक लाइन के बाद एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का कोई नाम ही नहीं था। जब किसी चीज का कोई नाम ही ना हो तो आप उसको रेफर कैसे करेंगे? या तो पॉइंटर में आपने उसका एड्रेस सेव किया हो, लेकिन अगर आपने पॉइंटर में भी उसका एड्रेस सेव नहीं किया और उसका कोई नाम भी नहीं है, तो दोबारा आप उसको कॉल भी नहीं कर सकते हो ना। तो जब कॉल भी नहीं कर सकते हो, तो कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। आपने एक क्लास लिखी डेमो, और आप उस क्लास में कह रहे हो कि भाई एक तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, और एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक पैरामीटर है, एक इंटीजर वैल्यू। तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए जानबूझ कैसे किया गया है कि अगर आप अननेम्ड ऑब्जेक्ट बनाओगे, टेम्पोररी ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसको आप कोई नाम नहीं दोगे, तो आप वो बनाते वक्त कोई इसको आर्गुमेंट भी मत देना। उसका कंस्ट्रक्टर क्या प्रिंट करेगा? टेम्पोररी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। जैसे आपने ये लिखा ना, डेमो क्लास का नाम लिखा,
और आपने ये ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब आप इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो, वो वाला कंस्ट्रक्टर जिसको कोई आर्गुमेंट नहीं मिलता। अब ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर पास किया, और इस ऑब्जेक्ट के लिए आप डॉट शो फंक्शन इस्तेमाल कर, लेकिन देखो क्लास के नाम से, ऑब्जेक्ट के नाम से नहीं, तो ऑब्जेक्ट का नाम ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए आपने क्लास का नाम इस्तेमाल किया उसको कॉल करने के लिए कि भाई डेमो फंक्शन कॉल, सॉरी डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दो जिसको कोई नाम नहीं दे रहा हूं, और उसका शो फंक्शन कॉल कर दो। शो फंक्शन क्या करेगा, हेलो फ्रॉम डेमो प्रिंट करेगा, और उससे पहले कंस्ट्रक्टर जाहिर बात है होता है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर टेम्पोररी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड प्रिंट करेगा, आउटपुट हमारे पास आएगा टेम्पोररी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, बल्कि मैंने इसका शायद आउटपुट लगाया भी है, ये मुझे आउटपुट इसका शो कर देना चाहिए था वैसे, लेकिन चले मैं आपको इधर ही शो कर देता हूँ, मसला नहीं है। तो सबसे पहले जो आपके पास आएगा, देखें ये जो हिस्सा है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, एक अननेम्ड वेरिएबल बनेगा जिसका कोई नाम ही नहीं होगा, लेकिन वो डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा तो स्क्रीन पे दिखेगा टेम्पोररी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड लाइन। उसके बाद आप उसका शो फंक्शन कॉल कर रहे हो फौरन ही, तो शो फंक्शन ने क्या प्रिंट करना है, हेलो फ्रॉम डेमो। अच्छा, अब उसके बाद देखिए पूरे प्रोग्राम में क्या कहीं हम इस अननेम्ड ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। तो कंपाइलर को पता है कि इस लाइन के बाद दोबारा कभी ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो इसके मरने के लिए प्रोग्राम के एंड का, मेन फंक्शन के एंड का इस्तेमाल का इंतजार क्यों किया जाए, बस अभी से इसको डिस्ट्रॉय कर दो क्योंकि अब ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये उसी वक्त इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और इसके डिस्ट्रक्टर के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। अब आ जाते हैं अगली लाइन पे, डेमो D1, तो इसका मतलब यह है कि डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओ डी के नाम से जो नेम्ड है, और अलामत के तौर पे हमने उसको 1 पास किया है ताकि पहले वाला नहीं बल्कि दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करे। तो एक डी नाम से ऑब्जेक्ट बन चुकी है जिसको हमने एक इंटीजर पास किया है, और उसने उसी के अकॉर्डिंगली उसका जो सेकंड कंस्ट्रक्टर था वो कॉल किया है, और उसके अंदर लिखा हुआ है नेम्ड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तो दैट इज नेम्ड ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। और उसके बाद हम कह रहे हैं डी डॉट शो। अब ये शो फंक्शन देखें हमने ऑब्जेक्ट के नाम के साथ कॉल किया है, तो ये सेम यही प्रिंट करेगा हेलो फ्रॉम डेमो, और उसके बाद हम सी आउट कर रहे हैं प्रोग्राम अबाउट टू एंड, तो सिंपली सी आउट हो जाएगा प्रोग्राम अबाउट टू एंड। अब देखें डी डॉट शो फंक्शन, ये जो डी ऑब्जेक्ट है इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इस्तेमाल हो सकता है आप, क्योंकि नाम मौजूद है, जब किसी चीज का नाम है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, आप इस सी आउट के बाद इस रिटर्न से पहले यहां लिख सकते हैं डी डॉट समथिंग, कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसका लाइफ टाइम इस मेन फंक्शन के एंड तक है। इसीलिए प्रोग्राम अबाउट टू एंड होने के बाद जब प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो करेगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। इससे पहले उसने ऑब्जेक्ट वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि वो बाद में इस्तेमाल भी नहीं हो सकता, नाम ही नहीं है। लेकिन नेम्ड ऑब्जेक्ट का नाम है, जब नाम है तो बाद में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है पूरे प्रोग्राम में या इस पूरे मेन फंक्शन में, इसका जो स्कोप है, तो ये अपने पूरे पूरे स्कोप करेगा। इसका स्कोप लोकल ही है लेकिन इस फंक्शन के एंड तक, जबकि जो अननेम्ड ऑब्जेक्ट है उसका उसी लाइन के बाद स्कोप खत्म हो जाता है। तो ये स्कोप की एक नई किस्म आपको मिली जिसका स्कोप एक लाइन तक बरकरार रहता है, बस उसके बाद बरकरार भी नहीं रहता है, और ये ऑब्जेक्ट आपको बता रहा है किस फ्लो में चीजें हो रही हैं। ठीक है, आप इन प्रोग्राम्स को जरूर रन करके देखिएगा, ठीक है, और अगर कोई इशू होता है तो आप मुझसे जरूर इसको डिस्कस कीजिएगा। अच्छा, यहाँ सीखना क्या था, देखिए देखिए शो फंक्शन दो तरीके से कॉल किया गया, एक ऑब्जेक्ट के नाम के साथ और एक क्लास के नाम के साथ। तो हमारा टॉपिक भी यही था कि हम टेम्पोररी ऑब्जेक्ट्स के जरिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर भी किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो दैट इज, तो नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। हाँ, इनको डिबग करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि एक नॉर्मल मेथड से हट कर काम किया गया है, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, लास्ट लास्ट मेथड जिसके जरिए आप
अननेम्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक खास बात है, तो बाज दफा ऐसा होता है कि आपको अपने पूरे प्रोग्राम में एक क्लास की सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनानी होती है और आप ये नहीं चाहते कि इस क्लास की कोई दूसरी ऑब्जेक्ट भी बने। इस क्लास की एक ही ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। इस क्लास की दो ऑब्जेक्ट अलाउ नहीं है। मिसाल के तौर पे, जैसे मिसाल के तौर पे स्टार्ट मेन्यू एक ही होता है, तो स्टार्ट की एक ही ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, गलती से भी इसके दो ऑब्जेक्ट नहीं बनाने चाहिए। या डेस्कटॉप आजकल तो ज्यादा आ रहे हैं, वैसे जो हमारे कन्वेंशनल विंडोज हैं उसमें क्या है कि एक ही डेस्कटॉप होता है, आप मल्टीपल डेस्कटॉप नहीं रख सकते। तो डेस्कटॉप ऑब्जेक्ट का एक ही, यानी डेस्कटॉप क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। उस सूरत में आप, अच्छा इसको कहते हैं सिंगलटन पैटर्न। सिंगलटन मैथ्स में एक ऐसा सेट होता है जिसका एक ही एलिमेंट होता है। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, मोर स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड डेवलपमेंट में, या आप अगला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, खासतौर पे एससी वाले बच्चे पढ़ेंगे, इसके अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ोगे। हम इस हमें बाज दफा एक ऐसी क्लास क्रिएट करनी होती है जिसका एक ही ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको बाज दफा नाम भी देने की जरूरत नहीं होती और बस हमें उससे काम चलाना होता है। अब वो किस तरीके से होता है, हम अपनी कोडिंग में सी प्लस प्लस उसको किस तरीके से सपोर्ट करती है थ्रू पॉइंटर्स। देखिए किस तरह से, देखिए हम चूंकि चाह रहे हैं कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कोई यूजर क्रिएट ना कर सके, हम भी गलती से क्रिएट ना कर सके, बस एक ही क्रिएट हो, दूसरा क्रिएट हम भी गलती से ना कर सके, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए उसके कंस्ट्रक्टर को, याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टर को पब्लिक करने के बजाय प्राइवेट कर देंगे। इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन में या कहीं भी क्रिएट करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जो कि होता पब्लिक है। तो जब वो प्राइवेट हो गया, इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते। अच्छा, इसका मतलब तो ये होगा कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, जीरो ऑब्जेक्ट, तो क्लास बनाने का फायदा नहीं। हमारे पास रास्ता है, वो रास्ता है गेट इंस्टेंस फंक्शन। ये गेट इंस्टेंस फंक्शन सी प्लस प्लस के अंदर पहले से डिफाइंड फंक्शन है, एक स्टैटिक फंक्शन है, मैं उसका इस्तेमाल आपको बता देता हूँ। देखें, आपने कोई क्लास बनाई, अच्छा क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, एबीसी एक्स वाई जेड, मैंने जानबूझ के उसका नाम सिंगलटन रखा है, बट इट इज नॉट कंपलसरी, आप एबीसी कुछ भी रख सकते हो। और उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो हमने प्राइवेट रख दिया। देखो ये प्राइवेट एरिया के अंदर हमने इसका कंस्ट्रक्टर, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सिंगलटन के नाम से रख दिया, और उसके अंदर हम सिंपली कंस्ट्रक्टर में यही कह रहे हैं कि सिंगलटन इंस्टेंस क्रिएटेड, दैट्स इट। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, इसी सिंगलटन क्लास के लिए एक पॉइंटर बना रहे हैं, यानी एक ऐसा वेरिएबल इंस्टेंस के नाम से जो इसी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है, और हमने कहा वो स्टैटिक होगा। स्टैटिक का मतलब वो रन टाइम के वो क्लास क्रिएट होते सारी बन जाएगा और वो एक होगा। तो जब एक क्लास क्रिएट होते सारी बन जाएगा, तो इसका मतलब अलग से अब दोबारा ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट है और एक बन चुका है, तो दूसरा बन नहीं सकता। इसी को हम कहते हैं सिंगलटन। अब हमने पब्लिकली एक फंक्शन बनाया, गेट इंस्टेंस फंक्शन। ये गेट इंस्टेंस फंक्शन हमारा अपना बनाया हुआ फंक्शन है। ये मैंने थोड़ी गलती कर दी कि ये पहले का बना, ये हमारा अपना बनाया हुआ फंक्शन है। और हम इसकी कोडिंग में क्या ऐसा कुछ लिखेंगे ताकि अगर तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ तो क्रिएट हो जाए, और अगर क्रिएट हुआ है तो वही ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाए, दैट्स इट, सिंपल। हम कह रहे हैं कि भाई एक फंक्शन है गेट इंस्टेंस फंक्शन, जो रिटर्न करेगा हमें एक पॉइंटर सिंगलटन, इसी क्लास का एक पॉइंटर रिटर्न करेगा, ठीक है, और वो स्टैटिक होगा। ये फंक्शन स्टैटिक है। स्टैटिक फंक्शन का मतलब ये, इसको हम क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो देखो बन नहीं सकता है, तो क्लास के नाम से ही कॉल करना पड़ेगा इसे। तो यहाँ ये दो तीन चीजें मिक्स हो गई, ठीक है। इफ नॉट इंस्टेंस, क्योंकि पॉइंटर है, तो अगर पॉइंटर में कुछ सेव है तो दैट्स इट, यानी अगर वो बन चुका है तो ठीक, अगर नहीं बना तो उसमें क्या सेव होगा, नल सेव होगा, या नए वर्जन में नल पीटीआर के नाम से ये चीज आ रही होती है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अगर आपका प्रोग्राम नल से काम ना करे तो नल पीटीआर से काम करेगा, ठीक है, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना। लेकिन ये स्मॉल है नल पीटीआर, और NULL ये नल होगा।
तो भाई अगर क्रिएट नहीं हुआ है, इफ नॉट इंस्टेंस मतलब इफ नॉट एनी एड्रेस, मतलब अगर कोई एड्रेस नहीं है, मतलब अगर नल है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इफ इंस्टेंस इज इक्वल टू नल या नल पीटीआर। तो क्या करो, नया इंस्टेंस क्रिएट करो। तो न्यू सिंगलटन मींस के न्यू कीवर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि इस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उसका एड्रेस इस इंस्टेंस वेरिएबल को, जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, असाइन कर दो। ठीक हो गया। और जो भी एड्रेस है, अगर वो पहले से मौजूद था तो वही वाला एड्रेस, और अगर पहले से मौजूद नहीं था अब बना है तो इसका एड्रेस जो है वो रिटर्न कर दो, जिसको हम कहीं भी सेव कर सकें। ठीक हो गया, दैट्स इट। फिर एक और फंक्शन है शो मैसेज फंक्शन, जो हेलो फ्रॉम सिंगलटन शो कर रहा है। दैट्स इट। अब चूंकि ये जो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल है, ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में हमने रूल ये पढ़ा है कि इनको डिक्लेयर और डिफाइन अलग अलग किया जाता है। तो हमने उसको डिक्लेयर यहाँ पे कर लिया, लेकिन हमें उसको इनिशियलाइज अलग से कर रहे हैं, दैट इज इनिशियलाइजेशन। भाई सिंगलटन पॉइंटर को, सॉरी सिंगलटन टाइप के पॉइंटर को जिसका नाम इंस्टेंस है, जो कि सिंगलटन क्लास से ताल्लुक रखता है, ये वेरिएबल हम नल असाइन कर रहे हैं या नल पीटीआर असाइन कर रहे हैं। ठीक है। अब देखें हो क्या रहा है। मेन फंक्शन में हमने कहा कि सिंगलसन स्टार ओबीजे वन, यदि इस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए मुझे एक पॉइंटर चाहिए, और वो पॉइंटर क्या होगा, चूंकि गेट इंस्टेंस एक स्टैटिक फंक्शन है तो मैं उसको जो भी हमने पढ़ा कि क्लास के नाम के साथ कॉल कर सकता हूं, तो मैंने कॉल किया। अब देखें अभी तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ था कोई, तो नल पीटीआर इसमें नल सेव है। हमने कहा इफ नॉट नल, अगर नल नहीं है, यानी अगर कोई एड्रेस नहीं है, मतलब अगर वो नल है, तो क्या करो, एक नया इंस्टेंस क्रिएट कर दो, उसका एड्रेस दे दो। तो एक उसने एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया जिसको नाम कोई नहीं दिया, लेकिन उसका एड्रेस ओबीजे वन में दे दिया। तो अब ओबीजे वन में एड्रेस मौजूद है, मिसाल के तौर पे 00x00435345 जो भी एड्रेस मौजूद है जो इस ऑब्जेक्ट का है। और फिर हम कह रहे हैं ओबीजे वन शो मैसेज। अच्छा, डॉट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास पॉइंटर ना हो, लेकिन पॉइंटर हो तो डॉट के बजाय हम एरो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, हमने स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ा था। तो ये ओबीजे वन का शो मैसेज फंक्शन कॉल कर रहा है। याद रखिएगा ये ओबीजे वन वेरिएबल का नाम नहीं है, ये क्लास, ये ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, ये उसका पॉइंटर है। ठीक है, जो कि किससे क्रिएट हुआ है, उसके क्लास के नाम से, गेट इंस्टेंस फंक्शन के जरिए। अब आप दूसरा इंस्टेंस बनाना चाहो, आपने कहा जिस तरह आपने आपने कहा ये है सिंगलटन, सिंगलटन का मतलब एक ही बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता। तो दूसरा भी बन सकता है। हमने कहा जी कैसे बन सकता है, आप कहें जी देखें मैंने बना लिया सिंगलटन स्टार ओबीजे टू और वही कोड दे दिया और मुझे कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब कि एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है ओबीजे टू के नाम से, जिसके अंदर कोई और एड्रेस है। दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। हमने कहा नहीं, गौर कीजिए, गौर कीजिए कि हम कॉल कर रहे हैं एक स्टैटिक फंक्शन, और स्टैटिक फंक्शन है गेट इंस्टेंस। तो जैसे हमने गेट इंस्टेंस फंक्शन कॉल किया, तो गेट इंस्टेंस फंक्शन ने पहले चेक किया अपने उस स्टैटिक वेरिएबल को। स्टैटिक वेरिएबल सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होता है, यानी ये क्लास का होता है, ये ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग नहीं होता। हमने देखा कि नॉट इंस्टेंस के क्या इस क्लास का कोई पॉइंटर वेरिएबल, यानी कोई वेरिएबल बन चुका है जिसको हमने जिसका एड्रेस हमने दे दिया किसी को कि नहीं। अगर तो नहीं बना तो अभी बना दो, और अगर बन चुका है तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वही बना हुआ रिटर्न कर देगा। इसका मतलब वही जो एड्रेस था 003456 यही रिटर्न कर देगा। इससे पता चला कि ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू असल में दो पॉइंटर्स हैं जो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट एक्चुअली बना ही नहीं है मेमोरी के अंदर। हम उसको चेक भी कर सकते हैं कि इफ obj1 इज इक्वल टू obj2 बोथ आर सेम इंस्टेंस, यही प्रिंट होगा, एल्स वाला पार्ट कभी प्रिंट ही नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एक ही होंगे। एरर कब आएगा, इसलिए ये आपको एरर नहीं दे रहा है। एरर जब आएगा जब आप लिखोगे सिंगलटन क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना दो obj3,
तो आपको कहेगा भाई कंस्ट्रक्टर इसका प्राइवेट है, आप खुद से नहीं क्रिएट कर सकते। आप अननेम्ड क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से जितने मर्जी क्रिएट कर लो, लेकिन वो सब के सब एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा क्रिएट ही नहीं होगा और उसका भी नाम नहीं है, और उसके भी आपने मैसेज फंक्शन को कॉल किया है तो नाम के बगैर कॉल किया है, दैट्स इट। तो इट प्रिवेंट्स मल्टीपल इंस्टेंसेस, सो सेव्स मेमोरी। हाँ, वर्किंग इसकी थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसकी वर्किंग थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, दैट्स इट। मैं उसको आपको कोशिश करता हूँ कि एक दफा फिर थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। मैं इसी को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं पावर पॉइंट में जाता हूँ और वहां पर इस हिस्से को कॉपी करता हूँ और आपको मैं इसको अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि जितना भी हम वक्त आपको समझाने में ले सकें उतना अच्छा है, ठीक है। हम्म, तो हम आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम को हमने रन करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखें कि मेन फंक्शन में है कि सिंगलटन पॉइंटर, यानी एक पॉइंटर वेरिएबल बनेगा। ये पॉइंटर वेरिएबल ये एड्रेस सेव करेगा, इसका नाम रखा हमने obj1। और हमने कहा कि एक काम करें कि गेट इंस्टेंस फंक्शन कॉल कर लें सिंगलटन क्लास का। हम क्लास के नाम के साथ गेट इंस्टेंस फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और ये इसलिए कॉल कर सकते हैं कि गेट इंस्टेंस एक स्टैटिक फंक्शन है जो कि कॉल हो सकता है, ठीक है। तो हम गेट इंस्टेंस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी क्लास की तरफ। अच्छा, ये है क्लास, क्लास का नाम है सिंगलटन। ये क्लास का स्केच बना रहा हूं मैं, सिर्फ स्केच बना रहा हूं, याद रखिएगा। क्लास का स्केच है, ठीक है, इसका नाम है सिंगलटन। इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल मतलब जो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं है, जो इस क्लास का वेरिएबल है, और उसका नाम है इंस्टेंस। ये स्टैटिक वेरिएबल है। ये सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही होगा जो क्लास के अंदर सेव होगा, ये ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग सेव नहीं होगा, ठीक है। और ये भी पॉइंटर वेरिएबल है। अच्छा, इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया नल के नाम से, इज इक्वल टू नल, ठीक है। हमने कॉल किया गेट इंस्टेंस फंक्शन। तो हमने कहा कि इफ नॉट इंस्टेंस, कि अगर कोई इंस्टेंस नहीं क्रिएट हुआ और अभी तक नहीं हुआ क्योंकि उसमें नल सेव है, अगर इसमें कोई एड्रेस सेव होता तो इसका मतलब कोई 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 वेरिएबल क्रिएट हुआ था तो जिसका एड्रेस इसके अंदर सेव हो गया, लेकिन नहीं हुआ। दूसरे वर्ड में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ इंस्टेंस इज इक्वल टू नल एंड यस इट इज इक्वल टू नल, तो क्या करो, एक नया इंस्टेंस बनाओ। तो न्यू मींस एक नया वेरिएबल बनाओ जिसको हम कोई नाम नहीं दे रहे। किस टाइप का वेरिएबल होगा भाई, सिंगलटन क्लास का वेरिएबल होगा, और ये उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं हम ब्रैकेट के जरिए। और जैसे ही हम उसका ब्रैकेट के जरिए हम कॉल करेंगे, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, वो प्रिंट कर देगा सिंगलटन इंस्टेंस क्रिएटेड। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगी मेमोरी के अंदर, कहीं भी, हमें नहीं पता कहाँ में, वो कहीं भी क्रिएट हो जाएगी, और उसका एड्रेस सेव हो जाएगा इंस्टेंस में। अब सपोज उसका एड्रेस है 4022, तो ये एड्रेस नल के बजाय अब 4022 इंस्टेंस में सेव हो गया, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और हमने दूसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होने देनी। और इसी को हम रिटर्न कर दें, तो यही एड्रेस जो है 4022 रिटर्न हो जाएगा। और जब ये रिटर्न हो जाएगा तो ये सेव किस में हो रहा है, ये obj1 में सेव हो रहा है, obj1। तो obj1 में यही 4022 सेव हो रहा है। इसका मतलब कि ये obj1 पॉइंट कर रहा है किसको, इसी वेरिएबल को जिसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ एड्रेस है हमारे पास, अननेम्ड ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, अननेम्ड ऑब्जेक्ट, और एक ही क्रिएट होनी है। तो फिर हमने कहा obj1 शो मैसेज। तो हमने कहा कि इस obj1 के लिए शो मैसेज कॉल करें, तो शो मैसेज कॉल किया जा सकता है, लेकिन नॉट थ्रू पॉइंट, क्योंकि ये obj1 इसका वेरिएबल नेम नहीं है, ये पॉइंटर, इसलिए हमने कहा बगैर नाम के, ठीक है, अननेम्ड। और ये शो कर देगा हेलो फ्रॉम सिंगलटन, दैट्स इट।
फिर हमने कहा कि हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सिंगलटन obj2। तो सिंगलटन obj2, ये स्टार लगा हुआ, इसका मतलब obj2 भी हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई एड्रेस सेव हो सकता है। ये भी पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन किसका एड्रेस सेव कर रहे हैं भाई? गेट इंस्टेंस फंक्शन जो हमें दे देगा। और गेट इंस्टेंस फंक्शन हम सिंगलटन क्लास का, तो सिंगलटन क्लास का गेट इंस्टेंस फंक्शन क्या है कि इफ इंस्टेंस इज इक्वल टू नल, अगर इंस्टेंस नल है तो नया इंस्टेंस क्रिएट करो, लेकिन इंस्टेंस नल नहीं है क्योंकि इंस्टेंस में 4022 सेव है, तो हमने कहा सिंपली यही 4022 रिटर्न कर दो। इफ वाला पार्ट तो चलेगा नहीं, 4022 रिटर्न हो जाएगा। तो ये 4022 रिटर्न करेगा तो किस में सेव हो जाएगा? obj2 में। तो 4022 ही, देखो कोई नया इंस्टेंस नहीं बना है, यानी obj2 भी इसी को पॉइंट कर रहा है जिसको obj1 पॉइंट कर रहा है। अब इस तरह के 50 वेरिएबल बना लो, वो एक्चुअली वेरिएबल नहीं होंगे, वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, वो पॉइंटर्स होंगे जो एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे होंगे। तो मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो एक तो आपने रोक दिया दूसरा ऑब्जेक्ट बनने से, कहां पर? ये इफ कंडीशन, इफ कंडीशन के जरिए। दूसरा आपने कहा कि चलो इस तरीके से नहीं बन सकता, और ये बाद में आपने चेक किया कि क्या वाकई obj1 2 के इक्वल है, तो वाकई इक्वल है, हमें पता है। फिर आपने कहा कि हम अलग तरीके से जिस तरह वेरिएबल बनाते हैं क्या वैसे बना लें, सिंगलटन obj3। तो हमने एक्सप्लिसिटली नेम्ड ऑब्जेक्ट बनाने से मना किस, देखिए अननेम्ड ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा इसलिए नहीं बन सकता, उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये इफ कंडीशन हमें एक से ज्यादा बनाने ही नहीं देगा। अच्छा, नेम्ड हम ज्यादा बना सकते हैं, वो भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हमने उसका कंस्ट्रक्टर को पब्लिक करने के बजाय प्राइवेट कर दिया, और जब कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होता है तो इसका मतलब वो कॉल ही नहीं हो सकता मेन फंक्शन से, तो इसलिए आपको एरर आएगा कि भाई नहीं बना सकते आप वेरिएबल। तो इस तरीके से आप इंश्योर कर देते हो कि एक ही वेरिएबल बन रहा है, एक से ज्यादा, सॉरी एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। दैट इज वन व्हाट सिंगलटन पैटर्न मींस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन अब उम्मीद है मेरी इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरीके से हो रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ग्रास्प करो। ठीक है, दैट्स इट। और हमने यहाँ सीखना यह था कि आप कॉल कैसे कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से कॉल कर सकते हैं यहाँ पर, जो हमने यहाँ पे किया। ठीक है, दैट्स इट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप इसको 3-4 दफा देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जी, आखिरी टॉपिक आपका, और आखिरी ही स्लाइड है, आखिरी ही वो है, तो बड़ा एक शॉर्ट सा टॉपिक है, ज्यादा 3 से 4 मिनट लगेंगे। आपने सुना होगा घर का भेदी लंका ढाए जी, कि घर का, आपने अपने घर के राज जिसको दे दिए वही आपको ले डूबेगा। देखें, हम ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि हम अपने एक कैप्सूल के अंदर अपने डाटा को प्राइवेट या पब्लिक डिक्लेयर कर सकें। पब्लिक वो जिसे लोग देख सकें, और प्राइवेट वो जिसे लोग ना देख सकें। अगर उनको एक्सेस की जरूरत है तो हम बड़ी कंट्रोल्ड एक्सेस दें, लेकिन अगर आप किसी बाहर के बंदे को अपने से इतना क्लोज कर लो कि आप उसे अपने घर में जाने की इजाजत दे दो, तो उस वो तो आपका प्राइवेट डाटा भी देख सकता है, पब्लिक तो वैसे भी सब देख रहे हैं। तो जब आप किसी को खामखा की एक्सेस दे दोगे, खामखा में अपने इतना करीब आने दोगे, तो वो आपके सीक्रेट से वाकिफ हो जाएगा, तो आपकी इनकैप्सुलेशन गई, इनकैप्सुलेशन आपकी टूट गई। यही बात समझानी है आपको कि ब्रेकिंग एनकैप्सुलेशन यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। अच्छा, कभी कभी ये काम की चीज होती है, लेकिन खामखा में इसको करना हमें नुकसान भी दे सकता है। तो ये हम आगे अगले चैप्टर्स में, चैप्टर 11 में ये आएगा कि हम कब फ्रेंड फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी एनकैप्सुलेशन को ब्रेक करना हमें कुछ और फायदे दे देता है। वो बिल्कुल बात की कहानी है, बिल्कुल बात की कहानी है। वो अभी कहानी हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम अभी सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि देखो ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर फंक्शन होता ही नहीं, वो इस घर का मेंबर ही नहीं है भाई, इस क्लास का मेंबर ही नहीं है, लेकिन उसको इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स और इस क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डाटा तक भी एक्सेस हासिल है, क्योंकि आप वो फ्रीली आपके घर अंदर आता जाता है, वो रोज आपके घर में घुसा होता है। या ये वो काम करने वाली जो है माई है, जो जिसकी एक्सेस आपके घर के हर कमरे तक है, तो आपके घर का कोई सीक्रेट उससे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि आपने उसको अपने घर की एक्सेस दी हुई है। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल आपको समझाने के लिए, एनालॉजी है। ठीक है, तो अब देखें ये कैसे होता है। आपने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम आपने रखा सैंपल।
जिसके अंदर आपने दो प्राइवेट डेटा थे, डेटा 1 और डेटा 2, दो प्राइवेट डेटा थे जो क्लास के अंदर थे। एक का नाम था डेटा 1 और दूसरे का नाम था डेटा 2। और फिर आपने कहा कि हम पब्लिकली एक कंस्ट्रक्टर दे रहे हैं कि जब इस क्लास की ऑब्जेक्ट बनेगी तो डेटा 1 और डेटा 2 को बाय डिफॉल्ट 5 और 3 मिल जाना चाहिए। हमने कहा जी ठीक है, ये बात हमें समझ में है। जब इस क्लास की कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी तो उस ऑब्जेक्ट में डेटा 1 के अंदर 5 और डेटा 2 के अंदर 3 सेव हो जाएगा। ये हमें बात समझ में आ गई है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आती है। फिर आपने कहा एक काम करते हैं, एक बाहर का बंदा है एक्सेस डाटा, ये बंदा बाहर का है, देखें वॉइड एक्सेस डाटा, ये इस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, बाहर का बंदा है। फिर हमने कहा ये हमारा फ्रेंड है भाई, इसको एक्सेस दे दो हमारी। तो एक्सेस डाटा फंक्शन जो कि बाहर का फंक्शन था, आपने उसको एज अ फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया। और फ्रेंड डिक्लेयर करने के लिए आपको फ्रेंड लिखना पड़ता है कि ये हमारा दोस्त है जी। तो अगर आप इसको कोई ऑब्जेक्ट पास करेंगे इसी सैंपल क्लास की, तो इसके पास उसके प्राइवेट डाटा का भी एक्सेस होगा। अब देखें ये कैसे एक्सेस हो, ये बाहर का बंदा है, जिस तरह मेन बाहर का फंक्शन है, एक्सेस डाटा भी बाहर का फंक्शन है। और आपने उसको कहा कि भाई इसके अंदर क्या है, बिफोर चेंजिंग ये प्रिंट करो, फिर डेटा 1 और डेटा 2। अब देखें s1 डॉट डाटा, आप ऐसे डाटा को यूज ही नहीं कर सकते मेन फंक्शन में, आपको एरर देगा, कहेगा भाई s तो प्राइवेट है, लेकिन हमें गेटर या सेटर फंक्शन इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन एक्सेस डाटा इस्तेमाल कर रहा है डायरेक्टली, जैसे इसका अपना मेंबर फंक्शन होता है, इस क्लास का अपना मेंबर फंक्शन तो ऐसे ही एक्सेस करता है ना, s डॉट डाटा, s डॉट डाटा 2, बिल्कुल उसी तरीके से कर रहा है और उनको कोई एरर नहीं आएगा। और मजे की बात सिर्फ रीड नहीं है, उनको चेंज भी कर सकता है। और चेंज करने के बाद आप s डॉट डाटा 1 और डाटा 2 करेंगे प्रिंट, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली वो डाटा चेंज भी हो चुका है। हाँ, ये उसकी लोकल कॉपी में हुआ है। अगर आप चाहते थे कि ये उसकी लोकल कॉपी में नहीं बल्कि एक्चुअली ओरिजिनल में हो, तो आप इसको पास बाय रेफरेंस कर लेते। तो पास बाय रेफरेंस करने से आप देखेंगे कि ये एक्चुअल में भी चेंज हो चुका है। ठीक है, दैट्स इट, बस इतना सा टॉपिक था। इस टॉपिक का खुलासा ये है कि ये बात सही है कि आप अगर किसी चीज़ को प्राइवेट डिक्लेयर कर दें या प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड हम पढ़ेंगे कुछ दिनों में, अभी आपके लिए प्रोटेक्टेड और प्राइवेट सेम चीज़ होनी चाहिए। तो वो आप उसको इस तरह से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते जिस तरह से यहाँ पे किया हुआ है इस लाइन में। एरर आएगा, ये सिर्फ मेंबर फंक्शंस को हक हासिल है कि इस तरीके से एक्सेस किया जाए और इस तरह डाटा को चेंज करना भी। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि नहीं भाई कोई मसला नहीं, हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, आज हम उसके काम आएँगे तो वो कल को हमारे काम भी आएगा, वो ऐसा पावरफुल फंक्शन है जो और बड़े काम करके दे सकता है, तो उसको एक्सेस देनी पड़ेगी वक़्ती तौर पे, तो चलो उसको अपना फ्रेंड डिक्लेयर कर दो, एज़ाज़ी तौर पे उसको अपना फैमिली मेंबर डिक्लेयर कर दो, नहीं है कोई बात नहीं, उसको एक्सेस दे दो। ठीक है? तो हमने उसको एक्सेस दे दी, जब दे दी तो बिल्कुल मेंबर फंक्शन की तरह अब ये भी डाटा को एक्सेस कर सकता है। बस ये खुलासा बताना मतलब है। अगर ये एनालॉजी समझ में आ गई है, इस्तेमाल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने फ्रेंड लिखना है, यानी उसको आपने डिफाइन तो आम तरीके से ही करना है, लेकिन आपने उसको डिक्लेयर एज़ फ्रेंड ये क्लास के अंदर करना है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये काम हमारे पास हो सकते हैं। तो इट ब्रेक्स एनकैप्सुलेशन, ठीक है, ये मसला है, लेकिन कभी-कभी हमें काम करना पड़ता है। आप 11 नंबर चैप्टर में हम देखेंगे, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इट प्रोवाइड्स कंट्रोल्ड एक्सेस टू प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है? तो ये कुछ एडवांस टॉपिक्स थे जो मैं चाह रहा था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग की तरफ जाने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम मज़ीद कर लें, क्योंकि इस वीक में एक ही क्लास थी, तो मैं नया टॉपिक अगले वीक से ही शुरू करना चाह रहा था। इसी वजह से मैंने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अच्छी खासी मेहनत की आज और काफ़ी ज़्यादा घंटे लगे मुझे इसको बनाने में। और फिर मैंने कहा कि चलें इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जब अगले वीक को क्लास में जाएँगे, तो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग इंशाल्लाह शुरू करेंगे, ठीक है? आपको कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो और किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो इस हवाले से, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करने के लिए रेडी हूँ। बाकी इन सारे प्रोग्राम्स को मैं इसका डॉक्यूमेंट आपको दे दूँगा, इन सारे प्रोग्राम्स को आप रन करके देखो। मैं अभी थोड़ी देर में इसका इसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।